हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। मेनली आज हम लोग देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट के अंदर और क्या क्या टेस्ट है वो सब हम ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट टेस्ट इज, अच्छा पहले हम बोल देते हैं कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है। दिस इज़ एक्चुअली ए टेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बर्थ के पहले ये टेस्ट करवाना चाहता है, जहाँ पर हम जो फीटस है उसका ये टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि वो ठीक तरीके से ग्रो हो रहा है या नहीं, और उसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, कोई डिजीज़ है या नहीं, कोई एबनॉर्मलिटीज़, ये सब चेक करने के लिए हम ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर मेनली 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक है अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट, जो कि इसका नाम हम सभी जानते हैं। फिर होता है एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग टेस्ट, जो CVS के नाम भी जाना जाता है, और है APF अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन सा क्या है। देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी में होता क्या है कि एक मशीन होता है, उससे पेट के ऊपर एक जेली लगवाया जाता है और फिर वो डिवाइस से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलते हैं जो फीटस तक जाते हैं और उस वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डिवाइस उसको कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। और स्क्रीन होता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेबी का मूवमेंट दे सकते हैं, उसका ग्रोइंग, उसकी पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं। ऐसे हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफ करते हैं और डॉक्टर इसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो जब आपको बुलाते हैं कि करवाने के लिए, तब ये करवाया जाता है और बहुत बार करवाया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के जो फैसिलिटीज़ हम देख सकते हैं वो क्या है कि ये क्या क्या करता है, कंफर्म करता है कि आपका प्रेगनेंसी का, कि हाँ आपके यूटेरस के अंदर एम्ब्रॉयो डेवलप हो रहा है। इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं। फिर और क्या हो सकता है कि फीटल वायबिलिटी एंड ग्रोथ, जो फीटस है उसका ग्रोथ हम समय समय पर देख सकते हैं कि कैसा उसका ग्रोथ हो रहा है, नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। फिर हम उसका पोजीशन भी देख सकते हैं कि वो उसका पोजीशन क्या है, बिकॉज आप जानते हैं कि हेड नीचे रहता है, लेग्स ऊपर रहता है। तो अगर ये नहीं होता तो वो पोजीशन भी हम इस अल्ट्रासोनोग्राफ से देख सकते हैं। और भी देख सकते हैं क्या, वी कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल प्रेगनेंसी, कि एक फीटस हो रहा है डेवलप या 2 और 3 हो रहा है। ये सब यूज़ है अल्ट्रासोनोग्राफी के। नेक्स्ट हम देखते हैं एमनियोसेंटेसिस इज़ ए ऑल्सो ए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये पूरा 40 वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, इसके दौरान मतलब हर टाइम आप नहीं करवा सकते। ये ओनली 14 to 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इट मीन्स प्रेगनेंसी के जो 14 to 18 वीक्स, इट मीन्स अराउंड 4 मंथ और 4.5 मंथ, इस टाइम के दौरान ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे ये करवाया जाता है डिटेल में। तो 10 to 20 ml लिक्विड हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक रिस्क रहता है 0.5% का एबॉर्शन का चांस, और एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज देखने को मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलूँगी, बाद में आती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग टेस्ट। ये क्या है? ये CVS जो टेस्ट होता है, ये भी आप पूरे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करवा सकते।
इन अ सर्टेन पीरियड, इट इज़ 8 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आप इसको करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 30 मिलीग्राम जो कोरियोनिक विलाई का जो पार्ट होता है उसको हम सक्शन आउट कर लेते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं। उस विलाई के जो सेल्स होते हैं वो तो जो फीटस होते हैं, ग्रोइंग फीटस, उसके ही तो सेल होते हैं ना। तो उसको एनालाइज करके हम क्या देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है क्या नहीं। और इसके फैसिलिटीज़ क्या है, अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ होता है तो आप वो एनालाइज करते हुए डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसका अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता बिकॉज एबनॉर्मल फीटस ग्रोइंग हो रहा है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग टेस्ट है ये बहुत बेटर टेस्ट है एमनियोसिंथेसिस से भी, क्योंकि ये टेस्ट हम बहुत पहले ही कर सकते हैं। ये था हमारा 4 मंथ के दौरान इसको करवाया जा सकता है, लेकिन ये CVS टेस्ट ये आप देख सकते हो 2 मंथ के टाइम से ही आप इसको पहले ही जान सकते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं। अगर है तो वो डॉक्टर उसको बोलते हैं MTP करवाने के लिए। MTP का मतलब है मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और एक फैसिलिटी क्या है, इसके टेस्ट रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो कि एमनियोसिंथेसिस के टेस्ट के रिज़ल्ट आने में करीब आपको 3 वीक्स तो लग ही जाएंगे, लेकिन CVS टेस्ट रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल, दैट्स वाई कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग इज़ मोर एडवांस देन द एमनियोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में भी थोड़ा एबॉर्शन का चांस रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स आने की चांस रहती है, प्रोबेबिलिटी है 1 to 2%, जो कि एमनियोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा है। सो इट इज़ क्वाइट रिस्की। तो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे होता है ये टेस्ट। प्रोसेस के दौरान हम एक कैथेरिन डिवाइस लेते हैं, उसको वेजाइना के अंदर से सर्विक्स होते हुए उसको यहाँ पर लाते हैं, जो वहाँ से हम कोरियोनिक विलाई के कुछ पार्ट्स सक्शन आउट करके बाहर ले आते हैं। देख सकते हैं ये वो पार्ट है, जिस पार्ट एक्चुअल में क्या है, ये तो कोरियोनिक विलाई का पार्ट है। इसको हम क्यों सक्शन आउट करे हैं, बिकॉज हम इसको एनालिसिस करेंगे कि यहाँ के सेल में कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या नहीं। तो आप अब ये बोलोगे कि इस सेल्स को देखकर हम क्या करें, क्योंकि हमको तो देखना है फीटस के कोई सेल में प्रॉब्लम है या नहीं। तो आप थोड़ा याद कीजिए कि ये फीटस और इसके सराउंडिंग में एमनियन, कोरियन जो भी है ये कहाँ से बना है, ये सभी तो वो ब्लास्टोसिस्ट से ही बना है। और ब्लास्टोसिस्ट के कुछ पार्ट्स ये सराउंडिंग के लेयर्स बनाते हैं और कुछ पार्ट्स इस फीटस को बनाते हैं, बट वो सभी एक ही सेल से ही बने होते हैं। सो अगर हम इस सेल्स को देखेंगे, यहाँ के कोरियोनिक विलाई के सेल्स को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो ही कैरियोटाइप हम इस फीटस के अंदर भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमको अगर हम इसको एनालाइज करेंगे कोरियोनिक विलाई के सेल्स को, तो हम इस फीटस का भी क्रोमोसोमल कैरियोटाइप समझ सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो लास्ट टेस्ट होता है वो है नॉन इन्वेसिव टेस्ट। इट मीन्स यहाँ पर कुछ इंजेक्ट नहीं होता, जो पहले में क्या होता था, इस दोनों में कुछ नीडल्स इंजेक्ट होते थे या कैथरीन जो हम वेजाइना के अंदर से इंजेक्ट करते थे। तो दीज आर क्वाइट पेनफुल एंड क्वाइट रिस्की, दिस टू टेस्ट, बट हेयर दिस इज़ नॉन इन्वेजिव टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसका नाम है AFP, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो प्रेगनेंसी के जो 16 वीक होते हैं उससे पहले इसका जो अमाउंट है वो बहुत
ज़्यादा रहता है जो कि नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर 16 वीक ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल नॉर्मल कंडीशन में कम रहना चाहिए। लेकिन अगर उस बेबी के न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम रहता है तो ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और AFP इस केमिकल का लेवल मदर के ब्लड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। Even in the amniotic fluid we can see this अल्फ़ा फीटोप्रोटीन केमिकल। तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, दिस इज़ कंपलसरी। ये AFP टेस्ट आफ्टर 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी सबको रिकमेंड कराया जाता है, और इससे डॉक्टर ये पता करते हैं कि इस AFP का लेवल ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर्स ये डिटेक्ट करते हैं कि शायद उसके न्यूरल ट्यूब में कोई डिफेक्ट है, जो कि स्पाइनल बाइफिडा और एननसेफली हो सकते हैं। एननसेफली, दिस term is actually indicate the cerebral और ब्रेन फॉर्मेशन में अगर कुछ डिफेक्ट्स होता है उसको हम एननसेफली बोलते हैं। ये देखते हैं एमनियोसिंथेसिस क्या है। एमनियोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ से लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन सराउंडिंग में होता है बेबी के, और उस एमनियन लेयर के अंदर ये बेबी तैरता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम कुछ सेल्स पाते हैं जो कि एमनियन लेयर से कुछ यहाँ पर मिक्स्ड होते हैं, और कोरियन से भी कुछ सेल्स यहाँ पर आते हैं। उसी सेल्स को हम एनालाइज करके ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है या नहीं। इस प्रोसेस को करने के लिए एक नीडल लिया जाता है, और उस नीडल को हम इंजेक्ट करते हैं इनसाइड थ्रू दिस बेली रीजन inside the amniotic cavity, and then we take this amniotic fluid outside through this needle। और ऑब्वियसली बात कि इस प्रोसेस को किया जाता है अल्ट्रासोनिक प्रोसेस के अंदर। आई मीन यहाँ पर एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे, जो एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, इससे हम ये देखते हैं कि बिफोर दिस इंजेक्शन हम ये देखते हैं कि कहाँ पर इंजेक्शन को इंसर्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही इंजेक्शन को यहाँ पर इंजेक्ट कर दोगे और अगर इस फीटस को अगर कुछ हार्म हो गया है तो ये अगर ना हो, इसीलिए हम पहले देख लेते हैं इस पोजीशन को। और फिर प्लासेंटा में भी अगर आप इंजेक्ट कर दोगे तो भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसी प्रॉब्लम के अगर ना हो इसके लिए हम लोग एक डिवाइस लेते हैं, अल्ट्रासोनिक डिवाइस। उसको हम यहाँ पर रख के पहले हम स्क्रीन में देख लेते हैं कि बेबी का पोजीशनिंग, प्लासेंटा का पोजीशन क्या है। उसके बाद हम एक रीजन लेते हैं, एक रीजन जहाँ से अगर आप वो इंजेक्ट करोगे, इट इज़ नॉट एक्चुअली इंजेक्शन, इट इज़ अ नीडल विच कलेक्ट द एमनियोटिक फ्लूइड, एंड जो कुछ हार्म भी नहीं करेगा, इस फीटस का भी कुछ हार्म नहीं होगा और प्लासेंटा और कुछ चीज़ का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बहुत ही माइन्यूट डायमीटर का एक नीडल होता है जिसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ठीक ठाक पोजीशन में इसको इंसर्ट करते हो तो। और फिर यहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 12 ml एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, और फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड लेने के बाद हम उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लैब में कल्चर करते हैं, और फिर कल्चर करने के बाद जो वहाँ के जो सेल्स है उस सेल को हम एनालाइज करते हैं, उसके कैरियोटाइप को,
और देखते हैं कि उस कैरियोटाइप में हम लोग क्या देखते हैं, क्रोमोसोम्स देखते हैं। क्रोमोसोम में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो रिपोर्ट में हम बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ है, और ये रिपोर्ट आने में तकरीब 3 वीक्स लग जाते हैं। तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। इसको कब किया जाता है, इसको 4th मंथ प्रेगनेंसी में किया जाता है, और रिपोर्ट आने में 3 वीक्स तो लग ही जाते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस बेबी में कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या नहीं। और एक चीज़, जब हम इस amniotic फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, सेल्स के साथ साथ जो फ्लूइड आता है उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स पाया जाता है। उस केमिकल्स को हम एनालिसिस करके ये देख सकते हैं, और ये जो केमिकल है ये एक्चुअली वो अल्फ़ा जो फीटोप्रोटीन था वो भी पाया जाता है, जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि बेबी के न्यूरल ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये एम्नियोसिंथेसिस से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो चलिए एक चार्ट के बारे चार्ट से हम देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। You can see the process how this amniocentesis is performed. Here is the baby inside this amniotic fluid. This is the needle or syringe, and these are used to obtain 30 to 40 ml. Not actually this, actually very little amount. It is about 12 to 20 ml of amniotic fluid collected from this fetal amniotic fluid, and which contains the fetal cell. And the next step, amniotic fluid and the cells are separated by centrifugation. तो सेंट्रीफ्यूजेशन के इस प्रोसेस से हम जो भी कलेक्ट किए हैं उसको इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज करने से हम जानते हैं कि जो सेल्स है वो नीचे आ जाते हैं, एंड ऊपर जो लिक्विड होता है वो इस तरह से सेपरेट किया जाता है। ये करने से हम सेल और लिक्विड को अलग कर देते हैं, और फिर ये सेल्स को हम कल्चर करते हैं एक पेट्री डिश में। वहाँ पर कल्चर करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को, कि क्या क्या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इस बेबी के अंदर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सेल्स है ये एक्चुअली कहाँ से आए हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये सब सेल्स रहते हैं जो आते हैं एमनियन जो लेयर है वहाँ से, कोरियन से, सम व्हाट कम्स फ्रॉम दिस फिटस बॉडी, जो सभी एक्चुअली इस फीटस के ही सेल्स के क्रोमोसोम के कैरियोटाइप को प्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम अगर एमनियन के सेल्स भी अगर हम देखते हैं तो वो भी इस फीटस के कैरियोटाइप को ही प्रेजेंट करता है। तो हम लोग एनालाइज करेंगे क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है या नहीं। ये तो हम इस फीटल सेल से हम देख चुके, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूज के बाद ऊपर का जो लिक्विड सुपीरेंट फ्लूइड जो ऊपर बनता है, इससे भी हम कुछ पता कर सकते हैं। इस सुपीरेंट फ्लूइड को हम अलग से लेकर एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या क्या देख सकते हैं कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन AFP जो प्रोटीन है, जो मदर के ब्लड से भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी रहता है। मैंने पहले भी आपको बोला है, ये जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है इसको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है या नहीं। एंड ऑल्सो वी कैन सी द बायोकेमिकल टेस्टिंग फॉर इनबॉर्न एरर्स और मेटाबॉलिज्म। तो हम अगर एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं तो उससे हम 2 चीज़ों का पता कर सकते हैं, बिकॉज सेंट्रीफ्यूज के बाद 2 लेयर्स फॉर्म होता है, वन सेल लेयर एंड अनदर वन इज़ द फ्लूइड लेयर। तो सेल लेयर से तो हम ये देखते हैं कि सेल में कुछ कैरियोटाइप के प्रॉब्लम है या नहीं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है या नहीं, और फ्लूइड से हम देख सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है इसके लेवल अगर ज़्यादा हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ दिस एमनियोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि क्या एप्लीकेशंस है इस एमनियोसिंथेसिस के। कुछ अच्छे चीज़ तो बहुत है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। चलिए देखते हैं। एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस से हम पहले तो जो एप्लीकेशन है वो है
test for presence of genital disorder, if there is any genital disorder present or not. So most of the gross chromosomal abnormalities and over 50 biochemical defects can be detected by this amniocentesis process. It is a very important process. We can see the Down syndrome, hemophilia, sickle cell disease, Klinefelter syndrome, these like of chromosomal abnormalities can be identified before birth. Okay, so it is very important. This is actually the important application of this process. इसी के लिए डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं. देन और एक चीज़ मैंने बोला कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये भी देखा जा सकता है. किससे? ये वो जो फ्लूइड जो रेडी हुआ था उसके अंदर अल्फ़ा फिटोप्रोटीन के लेवल से हम ये देख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा फिटोप्रोटीन के लेवल ज़्यादा होते हैं देन देयर इज़ अ चांस ऑफ स्पाइनल बाइफिडा एंड एनालसेफली. और एनालसेफली क्या है? ब्रेन का फॉर्मेशन और सेरिब्रल जो है ब्रेन के उसके फॉर्मेशन अगर डिफेक्टिव होते हैं उसी को हम एनालसेफली कंडीशन बोलते हैं. एंड दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल रोल, very useful of usefulness. These two are the main usefulness of this amniocentesis process. But there is an abuse, that is gender. Baby's gender क्या है ये हम इस amniocentesis process से पता कर सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में इलीगल है. कुछ देशों में अभी भी इलीगल नहीं है लेकिन इंडिया में ये इलीगल है. हम जब कैरियोटाइप करते हैं क्रोमोसोम्स का तो ऑब्वियसली हम लोग जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका भी कैरियोटाइप देख सकते हैं. तो दैट्स वाई हम ये पता कर सकते हैं कि उसका सेक्स क्या है, वो फीमेल है या मेल है. फीमेल हो गए तो 2X होगा और अगर मेल है तो XY होगा. तो जो लोग ये एमनियोसेंटेसिस का कैरियोटाइप करते हैं उसको पता चलता है कि ये बेबी मेल है या फीमेल है. लेकिन डॉक्टर ये आपको नहीं बोलते और जब रिपोर्ट आता है तब जिस साइट पर ये XX और XY का कैरियोटाइप होता है उसको मतलब एक कवर से डिलीट की दिया जाता है और कवर किया जाता है कि आपको पता ना चले, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसेस है बेबी का जेंडर क्या है ये पता करना. कुछ जगह पर आप तो देख भी होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल पर क्लिनिक्स पर लिखा होता है कि दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ इलीगल प्रोसेस. सो ये पहले से आप नहीं पता कर सकते, हालांकि ये पता किया जा सकता है लेकिन ये इलीगल है. ओके, तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एमनियोसेंटेसिस एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ कि ये एमनियोसेंटेसिस क्या सबको रिकमेंड किया जाता है, सब प्रेग्नेंट लेडी को? नहीं. डॉक्टर्स पहले सुनते हैं कि अगर उस लेडी के फैमिली में कोई बर्थ डिफेक्ट या कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स अगर है उसके हिस्ट्री में तो वो सुनते हैं और फिर रेकमेंड करते हैं कि आपको एमनियोसेंटेसिस ज़रूर कराना चाहिए. और क्या केस हो सकता है कि अगर उस लेडी का जो अगर ये सेकेंड बेबी है और उससे पहले अगर बेबीज़ है, अगर वो उन लोगों का कुछ डिफेक्ट्स रहता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट और कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम, तो सेकेंड बेबी के प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करते हैं एमनियोसेंटेसिस के लिए. एंड द थर्ड केस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इज़ उस मदर का एज. ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है कि अगर मदर का एज अबव 35 और 40 होता है तो देयर इज़ ए हाई चांस ऑफ दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. Chromosomal disjunctions, chromosomal disorders can be happen in this embryo. So that's why जब कोई मदर
35 एज से ऊपर जाता है या 40 एज के ऊपर अगर कोई प्रेग्नेंट होता है लेडी, तो डॉक्टर्स उसको ज़रूर ये प्रेस्क्राइब करते हैं एमनियोसेंटेसिस के लिए। एंड इवन अगर कोई मदर जो बहुत कम एज में मदर बनते हैं, लाइक इन द एज ऑफ 14, 15 और 16, दिस एज में भी देखा गया है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं बेबी के अंदर। तो मदर्स एज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर मदर का एज बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो एमनियोसेंटेसिस रिकमेंड किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आपका एज ठीक ठाक है, 35 के अंदर है, एंड अगर आपके फैमिली में कोई इस तरह के क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम के कुछ हिस्ट्री नहीं है, तो आपको ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज़ देयर इज़ 0.5% chance of abortion or any type of infections can be happen, and it is also costly test. That's why doctors don't recommend you to do this. बट अगर ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं तो डॉक्टर सबको ऑब्वियसली ये रिकमेंड करेंगे फॉर आपके बेबी के हेल्थ के लिए। ओके, सो हम आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डू कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑब्वियसली टेल मी। थैंक यू सो मच।